हाय, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स का पार्ट 1 डिलीवर कर रही हूं मैं अभी। हिंदी का सेशन है, ये हिंदी मीडियम में है। मेरा मतलब ये है प्राइमरीली बाइलिंगुअल है। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती है, इफ द लैंग्वेज हिंदी इज द कंसर्न फॉर यू, switch to the English medium session that is there in the playlist. That English medium session is for our South Indian students. That English medium session is for our Northeast students. मैं स्टार्ट कर रही हूँ सेशन। अच्छा लगेगा लाइक जरूर करिएगा प्लीज, क्योंकि आप एग्जाम में ये क्वेश्चंस हर हाल में देखेंगे और आपको पता चल जाएगा जो आज का सेशन मैं पढ़ा रही हूँ। एंड पे खुद पता लगा लीजिएगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। काफी टाइम लगता है क्वेश्चन सेलेक्ट करने में, एक लाइक तो बनता है पक्का। मैं उम्मीद करती हूँ आप एक लाइक का बटन जरूर दबा देंगे। शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ जरूर, ताकि उनको भी थोड़ा फायदा हो। सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, क्योंकि हम जितने भी सेशंस आपके लिए लाते हैं, आप खुद देखिएगा कि जब आप कोई भी वीडियो देखते हो तो आपको कम पॉइंट्स पढ़ाए जाते हैं या 2-3 बातें पढ़ाई जाती है और उनसे रिलेटेड बातें बताई जा रही होती हैं। आप ये समझिए कि पैराग्राफ पूरा पढ़ा और उसके अंदर से एक एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ही सीधा आपको पढ़ा दिया। वो काम करने की कोशिश करती हूं मैं कि पैराग्राफ मैं पढ़ लूं, आपको पैराग्राफ पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी अगर आप सारे क्वेश्चंस याद कर लोगे। प्लीज पॉइंट एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा और बार बार बोलने पे परेशान मत होइएगा, क्योंकि आपको याद कराने के लिए ही बार बार बोला जाता है। पहला क्वेश्चन है जापान के प्रधानमंत्री को लेकर के। तो जापान के प्रधानमंत्री हम कह रहे हैं शिंजो आबे। आपने सबको शिंजो आबे करते सुना। शिंजो आबे हेल्थ रीजंस की वजह से पहले भी रिजाइन कर चुके हैं, मतलब वो पहले भी जापान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। हेल्थ इश्यूज होते थे तो रिजाइन कर देते थे, स्टेप डाउन कर देते थे प्राइम मिनिस्टेरियल पोस्ट से। अब मैं आपको बताऊं, फिर से हेल्थ इश्यूज हैं, उन्होंने कहा है उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है, तो शिंजो आबे स्टेप डाउन ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। पहले वो प्राइम मिनिस्टर थे, अब प्राइम मिनिस्टर उनकी जगह पे योशिहिदे सुगा। अब ये बन गए हैं नए जापान के प्रधानमंत्री। जापान इतनी इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसमें कुछ भी ऐसा हो रहा होगा तो आपको जानना कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, आपने याद किया था प्राइम मिनिस्टर का नाम, आप बहुत अच्छे से योशिहिदे सुगा 4 बार 5 बार एग्जाम में बोल के गए, लेकिन एग्जाम में तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी पूछ ली। तो योशिहिदे सुगा के साथ साथ आपको याद करना है उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम। उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, पार्टी का नाम नहीं भूलना है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी योशिहिदे सुगा की पार्टी है, जो कि जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। अब मैं आपको बताऊं, नरेंद्र सिंह तोमर बन गए। आप कहेंगे तो पहले कौन थे और ऐसा क्या हो गया, कुछ नया, कुछ फेरबदल हुआ है। आपको बता दूं, यहाँ पे हरसिमरत कौर बादल, जो कि आपको बताऊं अकाली दल से हैं, शिरोमणि अकाली दल से हैं। तो हम कह रहे हैं हरसिमरत कौर बादल ने थी, देखिए ये मिनिस्टर थी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की। किसानों का आंदोलन हो रहा है, तो किसानों के आंदोलन के चलते उसको सपोर्ट करते हुए इन्होंने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया और अब उसकी जगह पे, सीधी बात है, हरसिमरत कौर बादल की जगह पे अब नए मिनिस्टर आने थे। तो उनकी जगह पे अब नरेंद्र सिंह तोमर को कार्यभार दे दिया गया है, काम संभालने को दे दिया गया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का भी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जरा देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन किस बारे में है। अगला क्वेश्चन है मेटे फ्रेडरिक्सन। तो मेटे फ्रेडरिक्सन एक्चुअल में डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने हाल फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के साथ बायलैटरल समिट अटेंड किया था। इंडिया और डेनमार्क ने एक एमओयू भी साइन किया है। वो एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो साइन किया है वो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन पे साइन किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए जरा, क्या है अगला क्वेश्चन। आरबीआई कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन। कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन आरबीआई जो चलाता है, उसके लिए उससे कोई एम्बेसडर चाहिए। एम्बेसडर हम ज्यादातर कोई आयुष्मान खुराना, प्रियंका चोपड़ा, ऐसे एम्बेसडर सुनते रहते हैं। अभी इस बार अमिताभ बच्चन को बनाया है आरबीआई ने अपना कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन का एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, क्या है। पृथ्वी 2 इंडिजिनसली डेवलप्ड
न्यूक्लियर केपेबल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये। अब अगर आप जानना चाहें कि किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है तो आपको बता दूं, कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, मतलब सरफेस टू एयर या फिर सरफेस टू सरफेस, ऐसे ऑप्शंस जानबूझ के डाले जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी टू सरफेस मिसाइल है, एक बात। मैंने दूसरी बात ये कही थी कि इंडिजिनसली डेवलप्ड है। इंडिजिनसली मतलब इंडिया में डेवलप्ड, इंडिया की बनाई हुई। पृथ्वी टू न्यूक्लियर केपेबल है, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसको टेस्ट फायर किया गया है चांदीपुर, उड़ीसा। तो चांदीपुर में इसे टेस्ट फायर किया गया और चांदीपुर कहां है? उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ऑथर। अब ऑथर्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे तो ऑथर्स देखिए, अब हम कुछ किताबों के नाम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो किताबें हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, थोड़ी किताबें हैं, सिर्फ ये 2 नहीं है जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, और भी बुक्स है। पहले स्टार्ट करेंगे रोमिला थापर, वेरी वेरी फेमस हिस्टोरियन, आप इनको सुनते रहते हैं, जेएनयू से जुड़ी हुई रोमिला थापर, और जेएनयू के टाइम भी बहुत इनका नाम आया था, इनके बहुत सारे इंटरव्यूज भी आते थे। तो रोमिला थापर की किताब, उस फेमस हिस्टोरियन की किताब वॉइसेस ऑफ डिसेंट। ऑथर ऑफ फॉरेस्ट गम्प, ऑस्कर विनिंग फिल्म थी फॉरेस्ट गम्प। अब ये बहुत पहले लिखी गई किताब है, ऐसा नहीं कि कुछ हाल फिलहाल लिखा गया हो। आपको बता दूं, इस पे एक मूवी बनी जिसे ऑस्कर मिला। मैं आपको जो बता रही हूं उसके ऑथर का नाम बता रही हूं, और इसके ऑथर थे विंस्टन ग्रूम। थे इसलिए बोला, हाल फिलहाल विंस्टन ग्रूम की डेथ हो गई है, जो फॉरेस्ट गम्प के राइटर थे। फॉरेस्ट गम्प एक कैरेक्टर का नाम है जो नॉवेल के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब मेन पार्ट प्ले करता है। अगला क्वेश्चन, अगली किताब किसकी है? तो अगली किताब है बराक ओबामा की। बराक ओबामा अ प्रॉमिस्ड लैंड, अ प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा की किताब है। आप इसे भी याद रखिए क्योंकि ये भी जरूरी है। बराक ओबामा को हम सब तो ऐसे ही पसंद कर लेते हैं, तो बराक ओबामा की किताब वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी आप लोगों के लिए। अरुंधति रॉय, कितनी फेमस है ये, आप इनको जानते हैं, इनके बारे में आपने बहुत पढ़ा है, और बहुत सारी, कुछ ना कुछ तो होंगे किताबें, बहुत सारी नहीं तो कुछ तो पढ़ी होगी, एक आधी किताब तो जरूर पढ़ी होगी। अरुंधति रॉय ने अब फिर किताब लिखी है आजादी। अब किताब का नाम आजादी है, नीचे लिखे हुए शब्द आपको मिलेंगे कि किस बारे में और किससे। तो हम कह रहे हैं आजादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन। तो हम कह रहे हैं आजादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन, ये अरुंधति रॉय की किताब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन आरबीआई के पॉजिटिव पे के बारे में है। पॉजिटिव पे के बारे में क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि 1 जनवरी 2021 से पॉजिटिव पे सिस्टम को लगाया जाएगा। तो पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है? आपने और मैंने एक बड़े अमाउंट का चेक साइन किया, बिना कुछ कंफर्म किए चेक पास हो जाता है। तो आपको बता दूं, इसमें फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी है। इन फ्रॉड्स को हैंडल करने के लिए आरबीआई ने तरीका निकाला कि अगर हम लोग 50,000 से ज्यादा के अमाउंट का, सेकेंड पॉइंट पढ़िए, अगर कोई चेक साइन करके देते हैं, अगर कुछ डिटेल्स कस्टमर से, इशू करने वाले से रिकन्फर्म कर ली जाए कि सेम चीजें जो आपने लिखी है, जैसे कि किस डेट का चेक दिया है, किस अमाउंट का चेक दिया है, किसके नाम का चेक दिया है, अगर ये सारी डिटेल्स क्रॉस चेक कर ली जाए कस्टमर से किसी तरीके से, तो फ्रॉड जो होते हैं, जो ये फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, ये कम हो जाएंगे। इसके लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लाया जाएगा। तो पॉजिटिव पे सिस्टम डेवलप किसने किया? ये एग्जाम क्वेश्चन है। एनपीसीआई ने, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है जिसने पॉजिटिव पे सिस्टम को बनाया है, और हम कह रहे हैं डेवलप किया है, और ये 1 जनवरी 2021 से इंप्लीमेंट किया जाएगा। आप इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। सुरेश अंगाड़ी, एक्चुअल में इनकी डेथ हो गई है। सुरेश अंगाड़ी कौन है? सुरेश अंगाड़ी आपको बताऊं, यूनियन मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ रेलवेज। अब आप ये मत कहिएगा कि मिनिस्टर ऑफ रेलवेज जो हैं वो तो पीयूष गोयल है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूं, प्लीज समझिए। यहां पर मैंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोला है। इन शब्दों में आपको ध्यान देना होगा कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ रेलवेज
इनकी डेथ हुई है, सुरेश अंगाड़ी। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि या तो ये कौन सी मिनिस्ट्री संभाल रहे थे या फिर ये कौन से रीजन से इलेक्ट होके आए थे। तो ये बेलगावी से एमपी थे लोकसभा के। बेलगावी कहां पर है? बेलगावी कर्नाटका में है। प्लीज प्लीज भूलिएगा मत, बेलगावी कर्नाटका में है और ये एमपी थे, बेलगावी से लोकसभा सीट के लिए चुनकर आए थे, बेलगावी से। अब मैं बात करती हूँ सैयदा अनवरा तैमूर की। एक्चुअल में सैयदा अनवरा तैमूर जो है इनकी भी डेथ हो गई है। अब जब आप ये जो पेज पढ़ रहे हैं, जो आपके सामने आ रहा है, इन पे जो दो नाम लिखे हैं, इन दोनों की डेथ हुई है। तो मैं बता रही हूँ सैयदा अनवरा तैमूर क्यों है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। आपको ये बताती हूँ कि जब ये बोला जाए कि ये पहली वुमेन सीएम ऑफ असम, मतलब असम की पहली, हम कह रहे हैं महिला चीफ मिनिस्टर थी, पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी। आप कहेंगे वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपको यहां पर कुछ और ऐड करके बता रही हूं कि वो पहली मुस्लिम महिला थी, मुस्लिम महिला थी, मुस्लिम महिला चीफ मिनिस्टर थी भारत की, पूरे के पूरे देश में पहली मुस्लिम महिला चीफ मिनिस्टर थी ये। आपको ये याद रखना है, सैयदा अनवरा तैमूर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन जिमेक्स है। अब मैं तोड़ के ना बढ़ाऊं तो याद तो होगा ही नहीं। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, JIMEX, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो मैरीटाइम नेवी की बात हो रही है, सी की बात हो रही होती है जब हम मैरीटाइम बोलते हैं। तो नॉर्थ अरेबियन सी में जिमेक्स से पता लगा लीजिए ना कि एक जापान है, एक इंडिया है, एक वर्ड, एक लेटर M मैरीटाइम है और EX एक्सरसाइज है। तो मैं कह रही हूं जिमेक्स 2020 जो एक्सरसाइज हुई है वो इंडिया और जापान के बीच में हुई है। अब इसमें जिमेक्स बोलने के बाद बताने की जरूरत ही नहीं थी। नॉर्थ अरेबियन सी में ये एक्सरसाइज हुई, कंडक्ट कराई गई और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पासेक्स पैसेज एक्सरसाइज हुई और हम कह रहे हैं ये ईस्ट इंडियन ओशन रीजन में ये एक्सरसाइज जो है कराई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। ये है हुबली रेलवे स्टेशन। तो हुबली रेलवे स्टेशन, जिसे आपको बताऊं ये हिंदी में भी बर्ड 2 बार लिखा जाता है, तो हुबली पढ़ा जाता है इसे कई बार। तो हम कह रहे हैं कि जो हुबली रेलवे स्टेशन है कर्नाटका का रेलवे स्टेशन है ये, इसका नाम बदला जा रहा है। इसका नाम जो है वो बदलकर श्री सिद्धरुधा, सिद्ध वाला सिद्ध है, सिद्धि वाला सिद्ध है, तो श्री सिद्धरुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। Railway station will get the world's longest railway platform also। ये बताना चाह रही हूं कि सिर्फ नाम नहीं बदल रहे हैं, साथ ही साथ कह रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा इसी को ही। किसको? नाम दोबारा बोलना पड़ेगा नहीं तो आप पक्का भूल जाओगे। श्री सिद्धरुधा स्वामी जी, श्री सिद्धरुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। अब मैं बात करती हूँ रायगीर रेलवे स्टेशन की। अब रायगीर रेलवे स्टेशन एक्चुअल में तेलंगाना में है और रायगीर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के किया जा रहा है यदाद्री रेलवे स्टेशन। तो यदाद्री, रायगीर, यदाद्री और हुबली रेलवे स्टेशन श्री सिद्धरुद्र स्वामी जी रेलवे स्टेशन बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। जब कोई इंडेक्स आता है तो मेरी आदत है, मैं आपको बोल देती हूँ, आप कभी खुद भी कोई इंडेक्स पढ़ रहे हो तो कौन इंडेक्स बनाता है, नंबर 1 पर कौन रहा और इंडिया का रैंक क्या रहा, यही 3 चीजें होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको बता दूं कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वर्ल्ड बैंक बनाता है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वर्ल्ड बैंक बनाता है। अब ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में एजुकेशन का, हेल्थ का डेटा 174 कंट्रीज का, जी 174 कंट्रीज का हेल्थ का, एजुकेशन का डेटा हम कह रहे हैं उसे देखते हुए ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स बनाया, जिसमें इंडिया का रैंक 116 रहा और फर्स्ट रैंक पे सिंगापुर रहा। तो ये आपको याद करनी है सारी बातें कि वर्ल्ड बैंक बनाता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। 2020 वाले की ही बात कर रहे थे हम। अगला क्वेश्चन देखिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स।
अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इसे बनाने वाले काफी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उसकी बात इसीलिए बाद में करेंगे। फिर लेकिन इंपॉर्टेंट बात वही रहेगी कि इंडिया का रैंक क्या है, नंबर 1 कौन है और कौन बनाता है। तो इंडिया का रैंक 48th और पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। दोबारा बोल रही हूं सुनिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक 48 और पहले रैंक पर स्विट्जरलैंड। और मैं कह रही हूं कौन बनाता है, अब थोड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, जरा देखिए और सुनिए और पढ़िए भी सही साथ साथ। पहले वाइपो, वाइपो इज व्हाट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाइपो। दूसरा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल, ये मिलकर बनाते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, मतलब पब्लिश करते हैं। और जहां पर मैंने बताया था इंडिया का रैंक 48वां और पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड था। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया टू कोलैबोरेट ऑन 5G टेक्नोलॉजी विद, तो इंडिया, यूएसए और इजराइल, मतलब ये कोलैबोरेट कर रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर। इंडिया, यूएसए, इजराइल, इंडिया, यूएसए, इजराइल 5G टेक्नोलॉजी पे कोलैबोरेट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स। अब क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि जब हम ऐसा क्वेश्चन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स कहते हैं, आपको याद होगा, कभी आपको किसी ने पढ़ाया होगा, मैंने तो पढ़ाया है बट मुझे लगता नहीं आपको मेरा पढ़ाया हुआ याद भी होगा। तो डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं, मतलब ऐसे बैंक्स जिनका फेल होना इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर पाएगी, जिनको फेल होने दिया ही नहीं जा सकता है। जैसे हम HDFC को, SBI को और ICICI को उस कैटेगरी में रखते हैं जहां पर हम उनको सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स कहते हैं। सिमिलरली डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स IRDAI ने इन्हें कहा है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस की इन्हें फेल होने नहीं दिया जा सकता है। ये इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को आपको 101% अच्छे से रखना पड़ेगा। LIC की बात सबसे पहले होगी, वो हम सब जानते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और साथ ही साथ न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये 3 इतने इंपॉर्टेंट है कि इन्हें फेल नहीं होने दिया जा सकता। सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, वो 2020 और 21 वाला ईयर भी याद रखिएगा। अब कुछ डेज की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेज अक्टूबर वाले। तो हम पहले बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड हैबिटेट डे, वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑब्जर्व किया जाता है 1st मंडे ऑफ अक्टूबर। दैट मीन्स अक्टूबर महीने का पहला मंडे जो होता है, उस मंडे को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे। इस बार 2020 में जो अक्टूबर पड़ा है पहला, मंडे पड़ा है पहला, वो 5 अक्टूबर को पड़ा है, तो 5 अक्टूबर वर्ल्ड हैबिटेट डे है। और जो इसका थीम है वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसे आपको याद करना चाहिए। तो हाउसिंग फॉर ऑल, हैबिटेट है ना, तो हाउसिंग फॉर ऑल ही आएगा, ऐसे ही आना चाहिए था। अ बेटर अर्बन फ्यूचर, हाउसिंग फॉर ऑल, अ बेटर अर्बन फ्यूचर, ये रखा गया इसका इस बार का थीम। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, चाहे वो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस हो, वर्ल्ड हैबिटेट डे हो या वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हो। अगला क्वेश्चन देखिए, G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स का मीट हुआ। अब मीट में मैं जनरली लिख देती हूँ वर्चुअल मीट हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीट हो रहा था, मतलब गए नहीं थे, लेकिन मैंने आपको बोला ना, तो जाना भी शुरू कर दिया है। तो ये लेकिन वर्चुअल मीट था, एक्चुअल में सऊदी अरेबिया इसे होस्ट कर रहा था और पीयूष गोयल ने इसे अटेंड किया था, इंडिया की तरफ से डेलीगेशन किया था। तो पीयूष गोयल कौन है? पीयूष गोयल जो है वो मिनिस्टर है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। तभी तो इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स का मीट किसने अटेंड किया? पीयूष गोयल ने। और पीयूष गोयल कौन है, मैंने क्या बताया? पीयूष गोयल है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब थर्ड पॉइंट बढ़ते हैं, जरा देखिए थर्ड पॉइंट क्या है। G20 वर्चुअल 2020 का समिट। अब ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीट नहीं है। आपको लगेगा कि 2 बार सऊदी अरेबिया क्यों बढ़ाने लगी मैम?
आपको बता दूं कि ये G20 पहले ये G20 2020 का समिट होने वाला था, लेकिन अब कह रहे हैं ये वर्चुअली ही होगा। लेकिन आपको बता दूं ये G20 का बड़ा वाला एक्चुअल वाला मीट है, ना कि ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीट है। तो ऊपर वाले पॉइंट्स है, आपको इसको लिंक नहीं करना है, अलग अलग दो पॉइंट्स बढ़ा रही हूं कि जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीट हुआ है उसे भी सऊदी अरेबिया ने होस्ट किया है, और जो G20 का G20 2020 का समिट होगा वो भी सऊदी अरेबिया ही होस्ट कर रहा है, एक्चुअल में ये होगा। ऊपर वाला जो पॉइंट है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीट, ये हो चुका है। तभी मैंने कहा कि पीयूष गोयल ने इसे अटेंड किया, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ नवंबर में प्लान किया जा रहा है कि इस G20 2020 के समिट को जिसे सऊदी अरेबिया होस्ट करने वाला है, ये समिट भी नवंबर में हो जाएगा। तो ये होने वाला है द थर्ड पॉइंट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूएन अवार्ड फॉर प्रिवेंटिंग कंट्रोलिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वन बाय केरला। आपको बहुत जगह पे लिखा हुआ मिल जाएगा यूएन अवार्ड फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, बिलीव मी ऐसा ही लिखा हुआ मिल जाएगा। आप जरा मीनिंग तो सोचिए, क्या मीनिंग निकल रहा है उसका कि यूएन ने अवार्ड दिया है क्या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलाने के लिए केरला को? नहीं, यहां पर बात अलग है, प्रिवेंशन की बात हो रही है कि केरला को यूनाइटेड नेशंस ने अवार्ड दिया है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है उसको कंट्रोल करने के लिए। है इतने अच्छे, तो हम कह रहे हैं उन्होंने प्रिवेंट करने के लिए कैसे प्रिवेंट किया है, कितने अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है, तो वो अवार्ड दिया है यूएन ने केरला को, स्टेट केरला को। प्लीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब बात कर रहे हैं क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीट। क्वाड की बात करते हैं तो क्वाड को QSA भी कहते हैं, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से इसे ज्यादा जाना जाता है क्वाड को। तो मैंने क्या कहा, क्वाड्रिलैटरल, मैंने कहा सिक्योरिटी डायलॉग, तो वो QSA जो है क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें फॉरेन मिनिस्टर्स का मीट हुआ, एक्चुअल में इनफॉर्मल सा स्ट्रेटेजिक फोरम है, बहुत रेगुलर ऐसा नहीं होता कि मीट और समिट्स करते रहते हैं, मिलिट्री ड्रिल्स करते रहते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते रहते हैं, कौन से देश हैं इसका भाग जो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग जो है हम कह रहे हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA इसका पार्ट है। एक्चुअल में क्वाड्रिलैटरल है ना, इसी से ध्यान रखिएगा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA, तो ये चार तब हो गए, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो टोक्यो आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो मीट है क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स का जो मीट है, हम कह रहे हैं ये कहाँ पे होने की बात कर रहे हैं हम लोग, हम कह रहे हैं ये टोक्यो में होना है। एक्चुअल में वो जो फोरम है उसकी इंफॉर्मेशन पहले दे रही थी, और अब जो इनके फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट है उसकी बात कर रही हूँ कि कहाँ पे होगी, टोक्यो में होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अब हम बात करने वाले हैं IDBI के बारे में। IDBI के बारे में एक छोटी सी बात, IDBI कहता है हम ऐसा पहला बैंक बन गए हैं जो जिसने लॉन्च करने वाला है। अब वो क्या लॉन्च कर रहा है जरा सुनिए ध्यान से, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। कहता है कि लॉन्च कर रहे हैं डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी। डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी मतलब कोई चीज के साथ अब डॉक्यूमेंट भी लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है विद लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक गारंटी मैसेजेस ओवर SFMS। SFMS का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखिएगा स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम होता है SFMS। अब यहाँ पर बात थोड़ा सा आसान भाषा में करते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि एक बैंक है दूसरे बैंक को एक सिक्योर्ड मैसेजिंग ऐप से मैसेज भेजता है, तो आपको बता रहे हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी पर्सन की गारंटी लेते हुए, तो वो मैसेज के थ्रू कंफर्म कर रहा है, एक बैंक दूसरे बैंक को कंफर्म कर रहा है कि बैंक उसकी गारंटी ले रहा है, लेटर ऑफ क्रेडिट का मैसेज जा रहा है कि हम इसकी गारंटी ले रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं सिर्फ इतना काफी नहीं है, IDBI कह रहा है कि उस मैसेज में डॉक्यूमेंट भी एम्बेड कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट भी लगाया जाएगा। तो ये फर्स्ट बैंक जिसने लॉन्च किया है डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी विद लेटर ऑफ क्रेडिट का मैसेज या फिर बैंक गारंटी का मैसेज जो SFMS के थ्रू जाता था एक बैंक से दूसरे बैंक को। तो IDBI ऐसा बैंक बन गया है। SFMS का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी जरूरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जरा देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है हैप्पीएस्ट स्टेट इन इंडिया। अब हैप्पीएस्ट वर्ड तो बहुत ज्यादा सुनेंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी हैप्पीएस्ट स्टेट मिजोरम
को बनाया है, किसने बनाया? प्रोफेसर राजेश पिलानिया ने बनाया है। बहुत रिसर्च करने वाले प्रोफेसर राजेश पिलानिया ने एक्चुअल में फर्स्ट इंडिया का पहला हैप्पीनेस रिपोर्ट बनाया है। तो आपको बता दूं उसमें उन्होंने मिजोरम को टॉप पे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। अब सेमी स्पीड ट्रेन की बात कर लीजिए, तो हम कह रहे हैं कि अब यहां पर ना बच्चों को क्यूरियोसिटी ये नहीं होती है कि ट्रेन कहां से कहां जा रही है, तो उनको ये होता है कितनी देर में दिल्ली से मेरठ पहुंचने वाले हैं, ये बताइए सबसे पहले, चाहे वो क्वेश्चन एग्जाम में ना आने वाला हो। इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। नहीं, फिर भी आपकी क्यूरियोसिटी शांत करूंगी ना मैं, लगभग 60-62 मिनट के अंदर दिल्ली से मेरठ पहुंच जाएंगे आप इस इंडिया के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के थ्रू। तो आपको क्या बता रही हूं मैं, ये ट्रेन, ये जो प्लान है ये लॉन्च किया है, तो ये कहां से कहां तक है? एक्चुअल में आपको काफी जगह पे दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ लिखा हुआ मिलेगा, दिल्ली टू मेरठ नहीं लिखा हुआ मिलेगा। तो बात एक ही चल रही होगी, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, वही जो मैं आपको पढ़ा रही हूं कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत जो ट्रेन लॉन्च की जाएगी सीधा दिल्ली से मेरठ, इंडिया का पहला है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट इंडियन वुमेन फाइटर पायलट। अब ऐसी चीजें पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है, तो हम क्या कह रहे हैं, वुमेन फाइटर पायलट, ये शिवांगी सिंह है, जो रफाल एयरक्राफ्ट जिसके ऊपर इतना डिस्प्यूट था, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं। तो पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट हम कह रहे हैं जो उड़ाएंगी रफाल को, तो रफाल एयरक्राफ्ट को उड़ाएंगी वो पहली महिला जो फाइटर पायलट बन गई, शिवांगी सिंह है उनका नाम, याद रखिएगा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या कह रहा है, ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड, अब ये आप जानते हैं कि लिटरेरी अवार्ड है, किसी राइटर ने, पोएट ने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया अपनी लैंग्वेज के अंदर, तो उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है। अब ना ऐसा होता है कि जब मैं ज्ञानपीठ अवार्ड की प्राइज मनी बताऊंगी, आधे बच्चे 1 लाख बोल रहे होंगे, आधे कमेंट में 1.5 लाख लिख रहे होंगे, आधे 7 लाख लिख रहे होंगे। तो आपको बता दूं हम 1965 की बात नहीं कर रहे हैं, 1 लाख 1.5 लाख छोड़ दीजिए, 2005 की बात नहीं कर रहे हैं, 7 लाख भी छोड़ दीजिए। मैं कह रही हूं प्राइज मनी रिवाइज कर दी गई थी। अब प्राइज मनी, कैश प्राइज जो मिलता है वो 11 लाख का मिलता है, जिसमें ब्रॉन्ज रेप्लिका मिलता है गॉडेस सरस्वती का, तो सरस्वती जी का ब्रॉन्ज रेप्लिका मिलता है, 11 लाख प्राइज मनी है। और जो इस बार का, मतलब इस बार का 2020 का नहीं कह रही हूं, 2019 का ही कह रही हूं, 2019 का ज्ञानपीठ अवार्ड एक मलयालम के पोएट अकिथम अच्युतम नंबूथरी, अच्युतम नंबूथरी इनका नाम है, मलयालम के बहुत 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 फेमस पोएट हैं ये, आपको इनका नाम याद रखना है, पहले भी मैंने आपको इनके बारे में पढ़ाया है। अच्युतम नंबूथरी इनका नाम है। मजे की बात यह है 1965 में जब पहली बार ज्ञानपीठ दिया गया था, तब भी एक मलयालम के ही पोएट थे, जी शंकर कुरूप उनका नाम था, जी शंकर कुरूप उनका नाम था। 1965 में ज्ञानपीठ अवार्ड जब पहला दिया गया था, वो भी मलयालम के ही पोएट थे। तो इस बार भी 2019 में हम कह रहे हैं ज्ञानपीठ अवार्ड मलयालम के ही पोएट को मिला है, मलयालम पोएट को ही मिला है। तो अकिथम अच्युतम नंबूथरी इनका नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अच्छा, अगला क्वेश्चन बढ़ के अभी आपको पहले थोड़ा सा तो शौक लगेगा कि अब एक और प्लैनेट ढूंढ के बैठ गए। हाँ जी बिल्कुल, MIT की बात हम कर रहे हैं, उनके साइंटिस्ट तो लगे हुए थे। दिखा क्या, एक अर्थ के ही साइज का प्लैनेट दिखा, K2315b। अब ऐसा बार बार बोलते रहोगे ना, आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा। K2315b अर्थ के साइज का, लगभग अर्थ के साइज का डिस्कवर किया है। अब इसका नाम आधे आपको ना इसको पी प्लैनेट पढ़ देंगे, पाई प्लैनेट है एक्चुअल में। अब मजे की बात जो उसके पीछे है वो ये है कि अर्थ अपने एक्सिस पे हम कह रहे हैं रोटेट भी करती है, सन के आसपास रिवॉल्व भी करती है। आप कहेंगे ये क्या बातें बोलने लग गई मैम, तो बात ये बोल रही हूं कि एक दिन लगाया अपने एक्सिस के ऊपर, अपने अक्ष के ऊपर पृथ्वी ने घूमने में, एक दिन लगभग लगा दिया हम कह रहे हैं। तो लेकिन अगर सन के आसपास पृथ्वी घूम रही थी, रिवॉल्व कर रही थी, तो 365 दिन के आसपास, 365 दिन लगभग बोला जाता है, का टाइम लगा दिया।
आपको बिल्कुल मीनिंगलेस लग रही है, मुझे पता है ये बातें, लेकिन अभी सुनिए मजे की बात यह है, इसका नाम रखा गया पाई प्लैनेट। पाई प्लैनेट इसलिए रखा गया क्योंकि पृथ्वी सूर्य के आसपास, सन के आसपास हम कह रहे हैं चक्कर लगाती है, वो एक स्टार है ना पृथ्वी के लिए। हम कह रहे हैं ये जो पाई प्लैनेट है ये अपने स्टार के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है 3.14 डेज में। 3.14 डेज, 3.14 क्या है याद करो, आप लोग मैथ्स भी तो पढ़ते हो। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14, तो 3.14 पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसीलिए क्योंकि वो 3.14 डेज में अपने स्टार के आसपास चक्कर लगाता है वो प्लैनेट, इसीलिए उसका नाम रख दिया पाई प्लैनेट। कितना सोचा और कितना अच्छा नाम और कितना रेलेवेंट नाम रखा। अब मुझे लगता है आपको इस पाई प्लैनेट का नाम याद हो जाएगा, K2315b, ये अर्थ के साइज का प्लैनेट डिस्कवर किया है हाल फिलहाल। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, चेयरमैन ऑफ ट्राई, अब ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम रैप अप कर देंगे। ट्राई के नए चेयरमैन बनाए गए हैं पीडी वाघेला। पीडी वाघेला किसके चेयरमैन बनाए गए हैं? ट्राई के। तो ट्राई क्या है? ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीडी वाघेला इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। अगर बच्चों समझ में आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।